हम लोग आज कहानी जानेंगे प्रकाश का, है ना। तो प्रकाश जब से होगा, जब से ब्रह्मांड शुरू होगा तब से प्रकाश होगा, है ना। तो क्या आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे स्टोरी ऑफ लाइट। क्या जानेंगे? स्टोरी ऑफ लाइट, प्रकाश की कहानी। तो प्रकाश जब से स्टार्ट हुआ होगा, जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ होगा ना, 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना है ना। एक छोटा सा पॉइंट से पूरा ब्लास्ट किया और पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसके पास सन है, सोलर सिस्टम कब से बना? वो 460 करोड़ साल पहले। और जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ, वो कब बना? 450 करोड़ साल पहले, है ना। तो पृथ्वी का जो बनावट है 450 करोड़ साल पहले, है ना। तो इस पे फिर जीव आना शुरू हुआ धीरे धीरे, और जीव आते आते ये माना जाता है कि आज से करीबन 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। इसका मतलब है कि मनुष्य का दिमाग थोड़ा थोड़ा विकसित होना शुरू हुआ। जब मनुष्य का दिमाग विकसित होने लगता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, या तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ करके पूछना शुरू करता है। जैसे कि अगर कोई तूफान आ रहा होगा तो सब सोचता होगा कि ये तूफान कैसे आया, या तो फिर वोल्केनो आता होगा तो सोचता होगा ये वोल्केनो क्यों आया, बारिश होता होगा तो बारिश क्यों आया। वैसे ही प्रकाश के बारे में कोई ना कोई तो डिस्कशन किया ही होगा, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वेलकम इन ऑप्टिक्स वर्ल्ड, जो प्रकाश की दुनिया में आपका स्वागत है। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि लाइट क्या होता है, और यही समझेंगे कि लाइट से हम लोग को क्या क्या फायदा हो सकता है, हमारे लिए लाइट क्यों महत्वपूर्ण होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सूरज की रोशनी क्यों महत्वपूर्ण है, सूरज की रोशनी क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें सूरज इसलिए अभी लिया गया कि अभी बल्ब सबका आविष्कार तो अभी 300-400 साल पहले हुआ, उसके पहले तो बल्ब था नहीं। हम लोग मरकरी बल्ब जो भी हम लोग जलाते हैं रात के टाइम में, तो उस टाइम में ये सब नहीं था। तो सूर्य का प्रकाश ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो सूर्य का रोशनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो जैसे सूर्य का रोशनी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमको ब्रह्मांड देखना हो, पृथ्वी पे देखना हो, या तो दौड़ना हो कोई जानवर को, हम लोग को या तो चलना हो, या तो जंगल में जीवन यापन करना हो, सारे जानवर एक दूसरे के साथ, है ना। पेड़ पौधा हरियाली जो होता है ना, वहाँ से फिर या तो पृथ्वी पे जो भी जीवन यापन सूर्य से हो पाता है, एनर्जी वगैरह सब मिलता है, उसके लिए ही सन क्या है, सन का लाइट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सन का लाइट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो समुद्री इलाका होता है या तो फिर नदी होता है, उसका पानी भाप बन के ऊपर जाता है ना। अब भाप बन के अगर ऊपर जाता है तो वो बादल बनता है, बादल कंडेंस होकर के फिर बारिश होता है, जिसके कारण नदी में पानी पीने योग्य हो जाता है, सिंचाई वगैरह सब में काम आ जाता है ना। लाइट फोटोसिंथेसिस करता है, आगे चल करके इसमें पढ़ना होता है। फोटोसिंथेसिस से हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाता है, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है, जिसके कारण प्रकाश का लाइट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग मनुष्य जो हैं, हम लोग को चलने में मदद मिलता है, या तो फिर दौड़ने में के लिए, या तो टहलने के लिए, जो भी होता है हम लोग को भी हेल्प मिलता है लाइट से, इसलिए लाइट ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट हुए, या तो एक यूक्लिड नाम के एक इंसान हुए, इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम लिखा, जिसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। इन्होंने लाइट के बारे में भी कुछ टिप्पणियां की है कि लाइट से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, लाइट से किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देख कैसे पाते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो हमारी आंख है वो विजिबल रे निकालती है। क्या निकालती है? विजिबल रे, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा आंख है, आंख से अगर किसी वस्तु को देखना हो, एक वस्तु ए पे है और वही वस्तु अगर बी पे है, मतलब सेम वस्तु दो दूरी पे रख दिया जाए, तो इससे विजिबल रे निकलती है, जब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अगर इस तरह से विजिबल रे निकलेगी, तो ये विजिबल रे को टच कर रहा है 1 2 3 4 5 विजिबल रे को ये वस्तु ए पे टच कर पा रहा है, वही वस्तु बी पे दूर होने के कारण 3 ही विजिबल रे को टच कर पा रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो वस्तु, अगर वो वस्तु नज़दीक आता है तो वो उस पर ज़्यादा विजिबल रे टच करता है, और वही वस्तु दूर चला जाता है तो उस पर विजिबल रे कम टच करता है, जिसके कारण नज़दीक की वस्तुएं ज़्यादा क्लियर दिखता है और दूर की वस्तुएं थोड़ा धुंधला दिखता है। इनका ये थ्योरम था, और यही चलता चला गया। ये कब का है? 300 BC, लगभग 300 BC। 300 BC का मतलब होता है जब से हम लोग का कैलेंडर शुरू हुआ है उससे 300 साल पहले, मतलब अभी 2025 है ना। तो अभी से करीबन 2300 साल पहले की कहानी है, जब इन्होंने टिप्पणी करा कि लाइट से हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब हमारे आंखों से विजिबल रे निकलती है, और जितना नज़दीक होता है उतना ज़्यादा विजिबल रे टच करता है, उतना ज़्यादा क्लियर दिखता है। दूर होने के कारण विजिबल रे की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु धुंधला दिखती है, दिखने लगता है। फिर क्या हुआ कि 10,115 है ना, करीबन 11वीं सेंचुरी में अल हज़ीन करके, अल मनाजीर करके एक बुक लिखता है, जो
दुनिया का सबसे पहला बुक ऑप्टिक्स का होता है ना। ये सबसे पुराना बुक, ये कवर है पुराने बुक का, ऑप्टिक्स का। इनका है अल हजान करके लिखा है, अल मनाजीर करके बुक है, इस इन्होंने लिखा है 10-15 में। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने बोला कि जो यूक्लिड बोल रहे हैं कि विजिबल रे से निकलने के कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ये धारणाएं गलत है। इन्होंने गलत साबित किया और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब किसी वस्तु को देखना होता है तो पहले लाइट का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, फिर हमारे आंखों तक पड़ता है। और इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। सबसे बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें लगभग 1300 साल तक चलते आया, जिस धारणा को, उस धारणा को गलत करना और उसके बारे में बहस करना बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन्होंने ये किया, अल मनाजीर ने, इन्होंने ये अल मनाजीर जो बुक लिखा हुआ है, ये इन्होंने इसमें किया, अलाजीन ने। उसने एक्सपेरिमेंट भी करा और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च भी किया और उन्होंने 7-7 वॉल्यूम में बुक भी लिखा। जो इस बुक का कवर ये है, इस बुक का जो कवर है वो ये है ना। तो सब वॉल्यूम में अलग अलग लिखा। पहले वॉल्यूम में थियरी ऑफ विजन, लाइट, कलर और ऐसे इस तरह से इन्होंने 7 वॉल्यूम लिखा। 7 वॉल्यूम में जो बुक लिखा गया वो हम लोग के लिए इतिहास का सबसे पहला बुक ऑप्टिक्स माना जाता है। उसके बाद भी बहुत सारा रिसर्च आया। उसके बाद तो ये हो गया कि जब किसी वस्तु को देखना हो तो हम कैसे देख पाते हैं कि लाइट सबसे पहले वस्तु पे पड़ना चाहिए, फिर हमारे आंखों तक आना चाहिए। वही चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ पा रहे हैं। उससे बहुत पहले, उससे भी और 600 साल पहले, करीबन आज से 2500 साल पहले महर्षि कनाद ने भी टिप्पणियाँ किया हुआ है अपने श्लोक में। जो श्लोक है वो थोड़ा जटिल है, तो उस श्लोक को ऋषि प्रस्पादा ने उस श्लोक को 14th सेंचुरी में थोड़ा सा सिंपल कर करके उन्होंने समझाया कि 2600 साल पहले, मतलब यूक्लिड से पहले इन्होंने टिप्पणी कर रखा है अपने श्लोक में। इसका मतलब होता है कि जो ऋषि महात्मा है, जो हम लोग का ऋग्वेद वगैरह सब जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक है। जिन्होंने ये सब लिखा कि लाइट के पास अणु परमाणु नहीं होता। इन्होंने अणु परमाणु इसलिए बोला कि इनका जो नाम कनाद है, ये कण का आविष्कार करने के कारण इनका कनाद पड़ा है। इसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है। जो हम लोग के पुराने एटॉमिक थ्योरी के फादर हैं, वो हम लोग इन्हीं को मानते हैं, महर्षि कनाद को। और ये जो मॉडर्न है एटॉमिक थ्योरी के, वो तो अभी से ये डाल्टन है ना। तो पहले इन्होंने किया है, इनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम पे बहुत सारा रिसर्च किया है और बहुत कुछ लिखा है कि सारा का सारा ब्रह्मांड जो हम लोग का बना हुआ है वो कण से बना है। सबसे छोटे छोटे पार्टिकल को कण बोलते हैं, परमाणु वगैरह सबसे। अब ये है ना, ये दर्शन में इनका दिया गया है, वैशेषिका दर्शन में इनको दिया गया है। कौन सा दर्शन में? वैशेषिका फिलॉसफी, जो दर्शन होता है ना, फिलोसफर, उसी में लिखा हुआ है। वैशेषिका का ये लेखक भी है महर्षि कनाद, है ना। न्याय का गौतम ऋषि है। सांख्य का कपिल मुनि है। योगा का पतंजलि है। मीमांसा का जैमिनी है। वेदांता का वेद नारायण करके है। तो ये सब, ये जो षड दर्शन है हम लोग का, इसमें न्याय में क्या बोला जाता है? न्याय में ऐसी चीज रखा जाता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो उनका जड़ तक पहुंचना होता है। मतलब जैसे कि अगर न्यूटन ने, उसके सर पे एप्पल गिरा या तो फिर सेब गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो उसने लास्ट में ग्रेविटी का खोज किया। मतलब ये अंत तक पहुंचते हैं। जिसको किसी चीज के बारे में जानना हो तो उसके अंत तक जा करके उसके बारे में पूरा का पूरा जड़ का निकाल करके, उसका जो भी होता है, कैसे कैसे आया नहीं आया, उसको ये सर्च करके। और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं या तो सोच सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि कोई क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर तक पहुंचना, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके आंसर तक तह तक जाना। इसमें क्या होता है कि इसमें कण के बारे में बोला गया, कण के बारे में बोला गया। तो कण के बारे में जितना भी पूरा का पूरा कहानी है महर्षि कनाद का, वो इसमें लिखा गया है। सांख्य में बोला गया है कि अगर हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत में सबसे पहला यही आया कि प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें पुरुष आया। तो मतलब प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ना होता है तो हम लोग सांख्य दर्शन पे चलते हैं। योग में जैसे हो गया, योग हो गया, लास्ट में हम लोग समाधि हो जाता है, साधना हो जाता है, ऐसे करके पढ़ते हैं, जिसको पतंजलि करके, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है। ये मीमांसा और वेदांता। मीमांसा में होता है कर्म कांड के नाम से जानते हैं इसको, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि जो जैसे कर्म करोगे वैसे उसको फल मिलेगा, है ना। तो ये कर्म पे आधारित है। ये देवी देवता या तो भगवान सबको थोड़ा सा साइड में करके रखता है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। इसमें आता है कि आत्मा परमात्मा, इसमें देवी देवता को रख दिया जाता है कि अगर आत्मा है तो परमात्मा, आत्मा परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही होता है। ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, इसमें अलग से वीडियो बहुत सारा बनता है, सब पढ़ता है, भी बहुत सारा स्टूडेंट सब पढ़ता है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बस ये है कि वैशेषिका दर्शन से लिया गया ये महर्षि कनाद का, वैशेषिका फिलॉसफी से उन्होंने क्या बोला कि सब चीज़, ब्रह्मांड जितना बना है सब कण से बना है।
लेकिन लाइट के पास अणु-परमाणु नहीं होता। मतलब इनका कहने का मतलब है कि लाइट के पास कुछ और ही चीज होती है जो कि अणु-परमाणु की तरह नहीं होता। इसका मतलब है कि जो ये चीजें के पास पार्टिकल नहीं होता। आज के समय में जिसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं लाइट में, उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है और वो रिफ्लेक्ट करता है। इन्होंने बहुत पहले ही बोल रखा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि है वो यूक्लिड से पहले ही बोल रखे थे कि लाइट के बारे में रिसर्च किए थे थोड़ा ना बहुत, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी आया, 1618, है ना, ग्रिमनाल्डी। इन्होंने देखा कि जब हम लाइट को, है ना, या तो लेजर लाइट को या तो पतली छेद से अगर पास कराते हैं लाइट को और उसके बीच में अगर कुछ पतला सा धागा रख देते हैं लाइट के रास्ते में, तो इधर की ओर और इधर की ओर लाइट बढ़ जाता है या तो दोनों साइड फैल जाता है। बीच में लाइट ज्यादा होता है, उसके बाद दोनों साइड लाइट हल्का हल्का कम 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 होने लगता है, जिसको डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन। अगर ये पार्टिकल होता, अगर इतना बड़ा लाइट का छेद अगर कर रखे हैं हम किसी भी घर में, अगर इससे लाइट पास करवा रहे हैं, बीच में एक पेन रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि परछाई आ जाएगा, है ना, परछाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परछाई नहीं आया इसमें क्या हुआ कि बीच में ज्यादा लाइट है, फिर कम। तो इसने क्या बोला कि अगर ये तो पार्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल होता तो उससे टक्कर होकर लाइट पीछे चले आता और वहां पे परछाई होता। परछाई तो हुआ नहीं, तो इन्होंने पार्टिकल को नकार दिया, बोला कि पार्टिकल तो है नहीं, लेकिन कुछ है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर पानी चल रहा है कोई भी अपने रास्ते से, बीच में अगर एक लकड़ी को रख दिया जाए तो पानी दोनों साइड से पास होकर निकल जाता है। वैसे ही बोला कि लाइट यहाँ पे अगर बीच में हम एक धागा रखते हैं तो लाइट दोनों साइड से पास होकर निकल गया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन पार्टिकल नहीं है। इन्होंने पार्टिकल को नकारा था। फिर इन्होंने देखा कि अगर किसी घर में बंद कमरे में अगर दो होल कर दिया जाए, दोनों से लाइट, पहले एक से अगर पास कराया जाए तो लाइट दिखता है ना, एक एरो की तरह, एक बीम की तरह। फिर बोला कि दूसरा होल करके उसी पे अगर हम लाइट को पास कराते हैं या उसी पे रखते हैं तो दुगुना लाइट होना चाहिए था, मतलब लाइट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहीं ज्यादा लाइट, कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम। तो वो इंटरफेरेंस को दिखाता है, जिसको 12th में पढ़ना होता है वेव ऑप्टिक्स में। ये इंटरफेरेंस को इन्होंने बहुत पहले 17वीं शताब्दी में ही कर रखा था, है ना। फिर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, फिर आगे बढ़ गया सब। उसके बाद पहुंचे ये आइजक न्यूटन और क्रिश्चियन हाइगन। दोनों आसपास का कहानी है, दोनों में बहुत ही मस्त कहानी है। दोनों एक पे एक साइंटिस्ट है। दोनों ने क्या किया कि दो कैटेगरी में काम करना शुरू किया। एक ने पार्टिकल नेचर पे काम करना शुरू किया और एक ने वेव नेचर पे। इनको वेव दिख रहा था लाइट और इनको पार्टिकल दिख रहा था। तो सोचा कि दोनों अपना अपना काम कर रहा है दोनों। तो इन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला। इन्होंने भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला। दोनों यहाँ पे दोनों को पॉइंट मिल जाता है, मतलब दोनों अभी तगड़ी स्थिति में है। फिर इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया, इन्होंने भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया। दोनों का हो गया, दोनों ठीक है। इन्होंने क्या किया कि लाइट को बोला कि जब मीडियम में पास कराया जाता है तो लाइट का स्पीड ज्यादा हो जाता है। इसका भी रीजन है, इन्होंने ग्रेविटी का खोज कर रखा था, तो सोचा कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सारे पार्टिकल्स, उस अनुसार ही इन्होंने बोला कि लाइट को अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा स्पीड कर देगा। उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और बस इतना समझना है कि इन्होंने क्या बोला कि लाइट मीडियम में कम आता है, ये दोनों का अंतर हो गया। इन्होंने डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया मॉडल के थ्रू। इन्होंने डबल रिफ्रैक्शन को एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने कमेंट ही नहीं करा, उस पर कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। डिस्पर्सन इन्होंने किया। डिस्पर्सन जो हम लोग आज प्रिज्म से करते हैं, एक लाइट को पास करा करके 7 कलर निकालना, इन्होंने किया, है ना। फिर इन्होंने बुक लिखा ट्रीटाइज ऑन लाइट 1690 में, और ये पब्लिश किया। इन्होंने भी ऑप्टिक्स, फिर दूसरा बुक ऑप्टिक्स का आया, है ना। कौन सा आया? 1704 में आया। इसके बाद लिखा गया, इनके बाद लिखा गया। ये इन्होंने अपने बुक में लिखा भी है कि ये वेव ऑप्टिक्स नहीं हो सकता, मतलब इनको कट कर दिया। इन्होंने बोला कि वेव ऑप्टिक्स जो उन्होंने लिख रखे हैं वो सब गलत है, उन्होंने मतलब इनको माना ही नहीं। लेकिन इनके बुक में लाइट जो है ना एज ए वेव की तरह इन्होंने किया, और इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक आइसलैंड स्पार्क क्लस्टर करके एक आता है, जैसे स्लैब की तरह 2 डबल लेयर करके होता है बर्फ का, और उसमें जब हम लोग पास कराते हैं लाइट को तो ये रिफ्रैक्शन दिखाता है। और ऐसा फिगर ये दिखाता है ये क्रिस्टल, जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब लाइट वेव ऑप्टिक्स हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा इनके लिए, उन्होंने अपने बुक में लिखा। इन्होंने फिर कॉर्पस्कुलस थ्योरी दिए, इन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में बोला, एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ तक में दोनों एक जैसा है, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं रहा। लेकिन माना यह जाता है कि इन्होंने ग्रेविटी का खोज किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्होंने लॉ ऑफ मोशन किया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना होता है कि मोशन के बारे में 3 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये ज़्यादा फेमस थे, और ये ज़्यादा फेमस होने के कारण इन्हीं को ज़्यादा पब्लिक मान लिया कि ये जो बोल रहे हैं न्यूटन साहब वही सही है। तो इन्हीं को लेते चलना शुरू किया सब जितना भी है।
एजुकेशन सिस्टम, बोला कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर, इनको दबा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो छूट गया है यहाँ पे दोनों का, है ना, दोनों का अलग अलग है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में ज़्यादा होता है, इसका स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होता है। तो सब सोचा कि लाइट का स्पीड क्या होता है ये निकाला जाए, है ना। कोई भी सोचेगा कि चलो स्पीड लाइट कितना होता है, हम लोग भी निकाल के देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इंसान जो थे लाइट स्पीड निकालने के लिए वो तो गैलीलियो। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने कैसे निकाला, इन्होंने निकालने का जो तरीका ढूंढा, इन्होंने सोचा कि एक इंसान को यहाँ खड़ा कर दिया जाए और एक इंसान को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम क्या करते हैं कि लैंप जलाते हैं, यहाँ से क्या जलाते हैं हम लोग, लैंप। जब तुम्हारे पास लाइट जाएगा तो तुम अपना लैंप जला देना, फिर ये लाइट यहाँ आएगा, तो दूरी दोनों का जाने का और आने का x करके, और जितना जाने में लगा फिर आने में जो टाइम लगेगा यहाँ पे स्टॉप वॉच करके यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। अगर टाइम निकल गया है, दूरी निकल गया है, तो स्पीड निकल जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर हो सकता है, 10 किलोमीटर। लाइट का स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में क्या हो सकता है, पता ही नहीं चल पाया। कितना बार भी एक्सपेरिमेंट किया, कुछ इसका समझ में ही नहीं आया और इस पे काम खत्म हो गया। ये फिर निकालना बंद कर दिया। फिर आए रोमर, इन्होंने फिर लाइट निकाला। इन्होंने निकाला कि जुपिटर का मून जो होता है 76 करके, उसको घूमने के आधार पे यहाँ से डिस्टेंस लेकर के उन्होंने ऐसे ही कुछ कैलकुलेट करके इतना निकाला, 2,14,000 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, है ना। ये इनका थोड़ा कम और गलत इसलिए हो गया क्योंकि दूरी जो है और घूमने का प्रोसेस जो है वो दोनों में डाटा कुछ उलटफेर होने के कारण इनका स्पीड कम हो गया। अगर डाटा सब कुछ अच्छा रहता तो इसका स्पीड लगभग आ सकता था। फिर आया 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए, है ना, थॉमस यंग। और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बहुत सारा इक्वेशन वगैरह सब बनाया और इनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव करता है वेव थियोरी को। किसको करता है, वेव थियोरी। और यहाँ पे न्यूटन जी का थोड़ा सा पलड़ा लो हुआ और फिर क्रिस्टन का थोड़ा सा पलड़ा ऊपर हुआ। फिर हम लोग क्या मानने लग गए कि जो लाइट है वो क्या है, वेव नेचर का, वही नहीं। फिर लाइट का स्पीड निकालने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट फिर भिड़ना शुरू हो गए कि कैसे होता है। फिर ये बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लाइट का स्पीड निकाले। ओवरऑल ऑप्टिक्स के दुनिया में, ऑप्टिक्स में, ये मॉडर्न ऑप्टिक्स में क्या ले लिया गया, उसका स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, है ना। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास में इसको डाटा लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 हम कर रखे हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे, बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट किया है। 2 क्या, कौन कौन, फैजू और फोकाल्ट, है ना। फैजू और फोकाल्ट, फोकाल्ट ने दोनों में स्पीड निकाला, एयर में और वाटर में। अब एयर और वाटर में निकलता है यहाँ से तो पता तो चल जाएगा किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो न्यूटन और आइंस्टीन, ये क्रिस्टन हैगन का जो बोल रखे थे न्यूटन साहब की मीडियम में ज़्यादा होता है, क्रिस्टन हैगन ने बोला कि नहीं मीडियम में कम होता है। उसको भी ये कहीं ना कहीं एक को सही करना होगा और एक को गलत कर देगा, है ना। फिर देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये कैसे निकाले, इन्होंने क्या किया, 8 से 10 किलोमीटर का एक सेटअप लिया। 8 से 10 किलोमीटर का सेटअप थोड़ा दूर लंबा हो जाता है। फिर बल्ब लिया गया, यहाँ चक्के के अनुसार ये दांत जैसा लिया गया, इससे लाइट पास करता था, फिर ये रोक लेता था, फिर इससे लाइट पास करता था, फिर जाता था आता था। ऐसे ही कैलकुलेट करके इन्होंने इतना स्पीड निकाला कि जो लाइट का स्पीड है हमारा कितना है, 3.15 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। इन्होंने जो किया, फोकाल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास में हो गया। तो ये बहुत ही नजदीक आया, 1-2 मीटर के पाइप में ही काम चल गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पाइप है, एक पाइप में पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, तो एक एक्सपेरिमेंट इतना छोटा सा पाइप में अगर स्पीड आ जा रहा है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के अनुसार, इतने छोटे में, तो हम उस पाइप में पानी भी भर सकते हैं। और उसने किया, पानी भर करके फिर किया तो देखा कि 3/4 आ रहा है, मतलब जो स्पीड है एयर में उससे 3/4 आ रहा है। मतलब स्पीड क्या होगा, घट गया। मतलब ये होता है कि जो मीडियम का जो स्पीड है वो क्या हो गया, कम हो गया। किससे, एयर से। अब अगर मीडियम का स्पीड एयर से कम हो जाता है तो यहाँ पे क्रिस्टन हैगन साहब सही हो गए, है ना। यहाँ पे क्या हो गए, इन्होंने क्या बोला था कि स्पीड जो मीडियम का होता है कम होता है, इसका जो मीडियम का स्पीड था वो क्या था, ज्यादा था, है ना। तो और ज्यादा हो गया फेमस, बोला कि नहीं अब तो लाइट हमारा वेव नेचर ही चल रहा है। यही नहीं, आगे कहानी और भी मजेदार हो रहा है। फिर यहां तक तो हो गया कि स्पीड मीडियम में कम होता है तो वेव ऑप्टिक्स पे ज्यादा ध्यान देने लग गया इंसान, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट यहां तक में डिस्कशन होके आया कि करीबन लगभग 10 साइंटिस्ट मिल गए स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए, है ना। तो चल करके आया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है। और इनको करीबन आज से 400 साल तक लग गया। इनको कितने दिन लग गया, इनको लगभग 400 ईयर
पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कि स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन यह माना जाता है कि जो हमारा ऋग्वेद के अनुसार एक जटिल श्लोक है ना, ऋग्वेद में, ये तो हजारों बीसी साल पहले हुआ है ना। तो एक ऋषि आए, ऋषि सायणाचार्य, इन्होंने 14th सेंचुरी में इस श्लोक को सरल किया। बोला कि ये जो श्लोक है ये पूरी तरह से स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये सही है, स्पीड ऑफ लाइट ऐसा है, तो बिना कुछ कैलकुलेशन किए जो हमारे ऋषि मुनि हैं उतना दिन पहले ही अगर स्पीड ऑफ लाइट निकाल चुके हैं, तो हमारा विज्ञान कितना ज़्यादा विकसित किया होगा उस टाइम में। अभी तो तब तो कुछ नहीं है अभी, है ना। अब इन्होंने क्या बोला कि योजनानम सहस्त्रे द्वे द्वे सते द्वे चौ योजनाएं एक निमिषार्धने कर्माने नमोस्तुते। इसका क्या मतलब हुआ? बोला इन्होंने कि हे सूर्य, जो आधे निमेष में 2202 योजन की दूरी तय करते हैं, आपको नमस्कार। इसका मतलब हुआ कि आधे निमेष में कितना दूरी तय करते हैं? 2202 योजन आधे निमेष में, है ना। तो अर्थशास्त्र के अनुसार इसका कैलकुलेशन कुछ यूं है। अर्थशास्त्र जो ऐसे कैलकुलेशन करता है कि एक योजन लगभग 9 माइल के आसपास होता है, तो 2202 योजन मतलब 19,818 माइल होगा। और एक निमेष में 16/17 ऑफ ए सेकंड होता है, मतलब 16/17 सेकंड होता है, तो आधे निमेष में इतना सेकंड होगा। इसका मतलब हुआ कि इतना सेकंड में इतना माइल्स जाता है ना। इतना सेकंड में कितना माइल्स जाएगा? इतना माइल हमको चाहिए 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में करीबन इतना माइल आता है। और जब इस माइल को किलोमीटर या मीटर में निकाला जाए तो 298,995 मीटर पर सेकंड, ये जो है ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है। और जो अभी का एग्जैक्ट वैल्यू है माइल में 186,282 माइल्स पर सेकंड, और पहले आया 185,787 माइल्स पर सेकंड। अगर मीटर में देखें तो 298,995,831 पहले आया था, और जो अभी आया 299,792,458। तो ये देखा जा रहा है कि जो हमारा पहले का जो साइंस था इतना ही ज़्यादा विकसित था कि एक लाइन, एक श्लोक में पूरा का पूरा स्पीड ऑफ लाइट लिख दिए थे। उनको सिर्फ सरल करना था, है ना। तो ये भी कुछ मज़ेदार कहानियाँ हैं हमारे इतिहास में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तक क्या चल रहा था कि वेब का पलड़ा भारी था। अब फिर से आया 1887। इसमें हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन। इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई लाइट का पार्टिकल, कोई भी एनर्जी अगर किसी मेटल पे पड़ता है, तो वहां से जो चीजें निकलता है वो तभी संभव है जब ये पार्टिकल नेचर होगा। उसी को इन्होंने, आइंस्टीन ने डेवलप किया और एक्सप्लेन किया और थियोरी दिया कि अगर हम किसी मेटल पे किसी फाई एनर्जी को डालते हैं तो ये कुछ एनर्जी स्टोर करता है, अब बाकी जो निकल जाता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हम इसको फाई नॉट बोलें तो हमारे पास टोटल एनर्जी अगर फाई है तो फाई नॉट ये रखेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कितने से जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के आसपास से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? फाई माइनस फाई नॉट। ऐसे करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इक्वेशन बनता है और बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। और ये तभी पॉसिबल है जब लाइट पार्टिकल नेचर हो। अब फिर से यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अभी तक वेव चल रहा था, फिर अब आ गया पार्टिकल। तो आइंस्टीन ने भी, इन्होंने बोला कि अब ये पार्टिकल नेचर ही है। तो ओवरऑल अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो दोनों पे चर्चा करना शुरू हो रहा है। तो लास्ट में दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सप्लेनेशन सही जा रहा है। दोनों अपना एक्सपेरिमेंट से दर्शा रहा है कि एक तो कह रहा है कि मेरा वेब ऑप्टिक्स सही है, वेब नेचर का काम कर रहा है, एक बोल रहा है कि हमारा पार्टिकल नेचर काम कर रहा है ना। आइंस्टीन फेमस और भी हो गए क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन मतलब हुआ कि अगर किसी को भी लाइट के स्पीड से भेज दिया जाए किसी मास को, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। डेंसिटी हाई हो जाता है लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, है ना। इसके अनुसार अभी तक में ये माना जाता है कि जो लाइट है हमारा वो डुअल नेचर का है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर है। मतलब ये हुआ कि लाइट को हम लोग पार्टिकल नेचर भी पढ़ते हैं और वेव नेचर भी पढ़ते हैं। तो 10th में हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ लेंगे जिसको रे ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे, और 12th में दोनों पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, है ना। ये भी 12th में पढ़ना होता है, और ये भी रे नेचर और ये वेव, ठीक है। तो यहां तक ये बोला गया कि लाइट के पास अभी डुअल नेचर है। कौन कौन सा नेचर है? पार्टिकल और वेव। यही नहीं, और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये 1905 की कहानी है। 1905 के आसपास ये सब हुआ था। और अगर आगे चलते हैं कुछ दिन, बस 10, 20, 30 साल बाद, तो वहां से क्या होता है कि लाइट ही नहीं, हम लोग जितने भी पार्टिकल से बने हुए इंसान हैं,
जिनके पास मास है, सब का सब डुअल नेचर बिहेवियर रखता है। जैसे अगर हम भी हैं तो हमारे पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल का मात्रा, पार्टिकल नेचर ज्यादा है, वेव नेचर कम है। ज्यादा मास होने के कारण पार्टिकल नेचर ज्यादा हो जाता है, मास कम हो जाने के कारण वेव नेचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन दोनों के पास डुअल नेचर होता है। आज का कहानी बस यहीं तक, फिर हम लोग एक एक करके अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। उसके लिए धन्यवाद। थैंक